गृह मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अमित शाह कल पहली बार कश्मीर दौरे पर रहेंगे। कश्मीर में शांति बहाल करना और आतंकवाद की कमर तोड़ना शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। घाटी को दहलाने की साजिश रचने वालों के खात्मे के लिए शाह ने बड़ी प्लानिंग की है। शाह की इस रणनीति से सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि उनके मददगार भी जहन्नुम पहुंच जाएंगे। शाह के मिशन कश्मीर पर इस खास रिपोर्ट को देखिए। अब नहीं बचेगा एक भी आतंकी। अब टूटेगी आतंकवाद की कमर। घाटी को दहलाने वालों का होगा खात्मा। कि आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपना कर रही है। आप चिंता मत करना, इस जवानों का जो खून कश्मीर की धरती पर बहा है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। कश्मीर में होगी शांति, आतंकी होंगे खल्लास। जन्नत में आतंकवाद पर शाह अटैक। शाह का मिशन कश्मीर। घाटी में आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जन्नत को दहलाने की साजिश रचने वालों को जहन्नुम पहुंचाने की प्लानिंग हो चुकी है। आतंकियों के मटिया मेट के लिए गृह मंत्री ने खास प्लान तैयार किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा की सरकार थी और मौन रहकर खड़े रह गए थे आप लोग। हिम्मत नहीं थी देश के जवानों के खून का बदला लेने की, हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने देश की इस अपेक्षा को पूर्ण करने का। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर जा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे में शाह का सबसे ज्यादा फोकस आतंकवादियों के सफाई पर होगा। शाह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और आला अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। बतौर गृहमंत्री पहली बार कश्मीर जा रहे अमित शाह आतंकवाद को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। आतंकवाद तो मुद्दा है ही है और वो एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी करने वाले हैं। यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग भी शायद होगी और वहां पर जितने भी आला कमांडर हैं, चाहे वो आर्मी के हैं या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के हैं या स्टेट पुलिस के हैं, उनसे बातचीत वो करेंगे। अमित शाह की पहली प्राथमिकता कश्मीर में शांति बहाली है, इसलिए सबसे पहले वो कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। शाह कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों का अपडेट भी लेंगे। गृहमंत्री अलगाववाद को लेकर भी बात कर सकते हैं। घाटी में आतंक के मददगारों को नष्ट करने पर भी चर्चा मुमकिन है। इसके अलावा सीमा पार से घुसपैठ के मसले पर भी मंथन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के सफाई के लिए गृहमंत्री कुछ नए दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। शाह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और राज्य में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसीलिए यात्रा की सुरक्षा पर भी फोकस रहेगा। इस वक्त जो यात्रा पर वो आ रहे हैं वो खासकर अमरनाथ यात्रा का बंदोबस्त देखने के लिए और उसकी सुरक्षा बंदोबस्त का फर्स्ट हैंड जायजा लेने के लिए वो आ रहे हैं। साथ ही साथ वो दर्शन करने के लिए भी अमरनाथ जाएंगे। शाह आतंक विरोधी अभियानों में तेजी लाना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों और उनके मददगारों की पूरी लिस्ट या फिर हिट लिस्ट तैयार कर ली है। इस हिट लिस्ट के अंदर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी सरगना या फिर इनके मददगार कर्मियों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा चुका है। दरअसल अमित शाह ने टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। एजेंसियां उन लोगों की कुंडली खंगाल रही हैं जो आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसों का जुगाड़ करते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक के कई खाते संदिग्ध हैं। ऐसे कई खाता धारक हैं जिनका न तो केवाईसी पूरा है और न ही उनके बारे में पूरी जानकारी बैंक के पास उपलब्ध है। साथ ही ऐसे संदिग्ध लोगों की एक्टिविटीज भी ट्रेस की जा रही है जिनके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी हैं और उनसे संदिग्ध लेन देन किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे खातों का पता चला है जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन उन पैसों का कोई स्रोत नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसे ही संदिग्ध खातों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इन पैसों से आतंकियों के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं, साथ ही पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अलगाववादियों और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए इनको मिलने वाली आर्थिक मदद पर हमला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। पद संभालते ही अमित शाह ने मिशन कश्मीर पर काम करना शुरू कर दिया था। ये गृहमंत्री अमित शाह का ही खौफ है कि हुर्रियत जैसे अलगाववादी संगठन दिल्ली से बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि अलगाववादियों की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। कश्मीर में शांति बहाल करना अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव में धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने के नाम पर वोट मांगने वाले शाह अब देश के गृहमंत्री हैं। राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद की लड़ाई में उन्हें अब खुद को साबित करना है। पिछले कुछ सालों से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी आई है। आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में कुल 733 आतंकी मारे गए। इस साल 16 जून तक 133 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। साल 2018 में घाटी में कुल 257 आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे। 2017 में अलग अलग ऑपरेशंस में 213 आतंकी ढेर हुए थे। वहीं साल 2016 में सुरक्षा बलों ने कुल 150 आतंकियों का सफाया कर दिया था। आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और भी तेज हो सकती है। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान है। आतंकियों को पाल पोसकर उन्हें भारत की सरजमी पर दहशत फैलाने के लिए भेजने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। पाक आर्मी के एक पूर्व जवान ने आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया है। वायरल वीडियो में राणा जावेद नाम के शख्स ने बताया है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। 5 साल मेरी जिंदगी के इस टेररिज्म के अंदर बर्बाद हो गई। आतंक की फैक्ट्री चलाता है आतंकिस्तान। वो बालाकोट में जैश मोहम्मद का वहां पे मतलब उनका ट्रेनिंग सेंटर होता था दहशतगर्दों का, और मैंने वहां पे देखा, वहां पे 7 आर्मी वाले मौजूद होते थे। पूर्व पाक सैनिक ने खोली पोल। वहां से ट्रेनिंग देके फिर उनको इंडिया से निकालना, इधर उधर सारा एक्सपोर्ट करना पूरा इनको दहशतगर्दों को। पाक सेना तैयार करती है जिहादी। इस वीडियो में पूर्व पाक सैनिक राणा जावेद है। मेरा नाम राणा जावेद है। मैं डिस्ट्रिक्ट भक्कर के शहर जंडावाला का रहायशी हूं। अपने मोबाइल कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जावेद ने पाक हुक्मरानों और सेना का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। जावेद ने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है। आपको जावेद की पूरी बात सुनाई, लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक पुराना बयान जरूर सुनना चाहिए। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। 22 फरवरी को जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी कैंप पर बमबारी की थी, तो इमरान खान ने कहा था कि हमारी सरजमी पर आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक ने ही इमरान के दावों की पोल खोल दी। राणा जावेद ने बता दिया कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। वो बालाकोट में जैश मोहम्मद का वहां पे मतलब उनका ट्रेनिंग सेंटर होता था दहशतगर्दों का, और मैंने वहां पे देखा, वहां पे 7 आर्मी वाले मौजूद होते थे। मुझे वहां पे जाके पता चला कि ये सारा आर्मी ही ऑर्गेनाइज कर रही है। वहां से ट्रेनिंग देके फिर उनको इंडिया से निकालना, इधर उधर सारा एक्सपोर्ट करना पूरा इनको दहशतगर्दों को। वीडियो बनाते हुए राणा जावेद फूट फूट कर रोने लगा। राणा ने बताया कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को जिहाद के नाम पर नर्क में धकेला जा रहा है। मैं अबू वहां पे आए, अरे तेरी माँ मर रही है, घर वापस आ जा।
मेरे सारे बहन भाई रो रो के पागल हो रहे हैं। गर्व मैंने कहा नहीं, मैं जिहाद पे जाऊंगा। हाँ, जिहाद करना है। सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद किया। 5 साल मेरी जिंदगी के इस टेररिज्म के अंदर बर्बाद हो गए। वीडियो में खुद को पाकिस्तान के भक्कर जिले का शहरी बताने वाला राणा चाहता है कि उनके देश में लोकतंत्र स्थापित हो। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप खत्म हो, जनरल जो पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा हाईजैक किए हुए हैं ये निजाम खत्म होना चाहिए। और जनरल्स जो हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और ये फिरकावारियत और मुलायत, थियोक्रेसी, इन सब चीजों को जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सारे सिस्टम खत्म होने चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में राणा कहता है कि उसका आखिरी वीडियो है। शायद ये मेरा आज आखिरी वीडियो पैगाम हो, आपसे आखिरी बात हो, बिकॉज इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैंने फैसला लिया है सुसाइड करने का, खुदकुशी करने का। ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अमन की चाहत रखने वाले भोले भाले नागरिकों को पाकिस्तान दहशतगर्दी की आग में धकेल रहा है। दुनिया ने फिर एक बार पाकिस्तान का असली चेहरा देख लिया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह को पाकिस्तान की ऐसी साजिश से भी निपटना है। घुसपैठकर भारत को दहलाने की साजिश रचने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम करने हैं। खबर की खबर में दूसरी बड़ी खबर झारखंड के सरायकेला से। क्या 24 साल के एक युवक को भीड़ ने बांधकर इसलिए पीटा क्योंकि वो मुस्लिम था? पिटाई वाले वीडियो में धार्मिक नारे की सच्चाई आखिर क्या है और इस मामले पर सियासत करना कितना सही है? सरायकेला मॉब लिंचिंग की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस बीच इंडिया न्यूज की टीम भी तबरेज के गांव पहुंची और उस गांव में भी गई जहां तबरेज को पीटा गया। देखिए सरायकेला मॉब लिंचिंग की ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड के सरायकेला में मॉब लिंचिंग का सच क्या है? जेल भेज दिया गया। जेल में भी हम लोग उसके दूसरे दिन जेल गेट में गए मिलने के लिए, तो उसको 2 पुलिसकर्मी पकड़ के लेकर आए, जो कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और सिर्फ रो रहा था और बोल रहा था हमको इलाज कराओ, और आंसू भी नहीं पहुंच पा रहा था, अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। तो मुजरिम तो पकड़ा गया है और हम लोग यही चाहते हैं कि अब सही इंसाफ मिले हम लोगों को। क्या तबरेज आलम की पिटाई चोरी की वजह से हुई थी? वो लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है। वो पूछताछ के क्रम में बाद में पता चला कि वो किसी खास जाति से है। तबरेज की मौत को हिंदू वर्सेस मुस्लिम रंग देने की कोशिश क्यों? दोषी दोषी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ के जमहूरियत से, ये हिंदुस्तान जमहूरियत मुल्क है, सबको आजादी का हक है। क्या मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री बन गया है झारखंड? न्यू इंडिया आप अपने पास रखिए, हमको ओल्ड इंडिया दीजिए। वो ओल्ड इंडिया जिसमें प्यार था, मोहब्बत थे, कल्चर था, सभ्यता थी, कोई नफरत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई लिंचिंग नहीं थी। 24 साल के तबरेज आलम की पिटाई के बाद जेल में हुई मौत पर ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों की पड़ताल करते हुए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा सबसे पहले तबरेज के गांव गए, उसके घर पहुंचे जहां तबरेज की बेवा बेसुध पड़ी थी। भीड़ तंत्र का बेकाबू होना कहीं न कहीं सरकारी तंत्र के लचर होने का परिचायक है। इस वक्त हम मौजूद हैं तबरेज अंसारी के घर पर। 24 साल का ये शख्स ये भीड़ तंत्र का शिकार हुआ और उसी के घर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ। तबरेज अंसारी की पत्नी है, बेहद सदमे में है, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो बाकी के परिजन हैं उनसे बात करने की, समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ। इसे सियासी रंग दिया जा रहा है, लेकिन क्या तबरेज भीड़ तंत्र का शिकार हुआ? ये तो सवाल लाजमी है।
इसे सियासी रंग दिया जा रहा है, इसे कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। आपको लगता है ये कम्युनल एंगल है या भीड़ तंत्र की वजह से ही हुआ? इसको सियासत में ना रंग दिया जाए तो वो बेहतर है, इस वजह से कि वो मामला अलग था। उसको मुस्लिम होने के नाते भीड़ ने मार मार के पीट कर हत्या कर दी है, तो इसमें सियासत से हम लोग को जुड़ने की जरूरत नहीं है और ना हम राजनीतिक करना चाहते हैं। हम लोग का डिमांड है कि जो जो दोषी है उनको सजा मिले। दफा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो चुका है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आइंदा ऐसा घटना कहीं ना घटे। मसरूर आलम साहब, इनके तो नाम माँ है, इनकी ना पिता है। मुआवजा चाहिए, ना इनकी माँ है, ना पिता है, ना सास है, ना ससुर है, कोई नहीं है। अब इनको हम लोगों को इनके लिए सोचना होगा कि पालन पोषण कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, उसके लिए कुछ सरकार इमदाद करे, मुआवजा दे। और हम लोग का डिमांड है सरकार की तरफ से अभी तक आपको किसी को संपर्क किया गया है? सरकार की तरफ से वीडियो, यहाँ के वीडियो साहब वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो मतलब जारी करने का आदेश दे दिए हैं और पीएम आवास का भी आदेश जारी हो गया है। वो सब मतलब उससे हम लोग को कुछ आराम महसूस हो रहा है। कहा जाता है कि 17 जून की रात तबरेज रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा गया। इसके बाद भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। अगले दिन पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर उसे जेल में बंद कर दिया। लेकिन तबरेज के परिजन कहते हैं कि चोरी की बात बेबुनियाद है। आरोप लगा आपके भतीजे पर कि शायद वो चोरी करने के लिए गए थे, ये बेबुनियाद है आपको लगता है? ये बेबुनियाद है और ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि उसका पिछला रिकॉर्ड आप उठा लीजिए, थाना से उठा लीजिए, बस्ती से पता लगा लीजिए, कोई भी रिकॉर्ड उसका नहीं है। ना वो शराबी था, ना जुआड़ी था, न पियक्कड़ था, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान। इसके साथ 2 और शख्स थे, उनसे बातचीत आपकी हो पाई है? 2 और शख्स हैं, वो लापता है और उनकी जानकारी अभी तक कुछ खबर नहीं मिली है। हम लोग कोशिश में भी लगे हुए हैं कि पता चले, लेकिन कोई पता नहीं चला। क्या वो इसी गांव के थे या कहीं और के थे? इसी गांव के थे। मतलब आप आइडेंटिफिकेशन उनका क्लियर है? हाँ, इसी गांव के थे। इसी गांव के थे, लेकिन गायब हैं उसके बाद? गायब है उसके बाद। 17 जून को पिटाई, 18 जून को जेल। लेकिन मामला तब सामने आया जब 22 जून को जेल में उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में मौत हो गई। परिवार के लोग कहते हैं कि अगर पुलिस ने लापरवाही नहीं दिखाई होती तो तबरेज की जान बच सकती थी। सरायकला थाना में उसको अरेस्ट करके ले गया था। वहां पर जैसे हम पहुंचे तो वहां बेहोशी की हालत में था। तकरीबन 20 मिनट आवाज देने के बाद सिर्फ आंख खोल पाया और देख पाया, बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा था। सर ने आग्रह किया कि इसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलें। हाँ, सर में पट्टी बंधी हुई थी, तो बिपिन बिहारी सिंह जो केस आयो इंचार्ज थे, जब उनसे हम बात करने गए कि ये लड़का सीरियस है और लॉकअप में आप बंद करके रखे हैं, इसकी मृत्यु हो जाएगी और देखिएगा यही घटना घटेगा, वही घटा। तो उनका रवैया ऐसा था, वो बोले अभी डंडा निकाल के मार के आपका पांव हाथ तोड़ देंगे। ये बोलिए प्रशासन ऐसा कर, आप मदद की गुहार करने के लिए गए और वो डंडा से पैर हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं। उसको भी निकाल के मार के पीटेंगे, तुम मेरे नजर से हट जाओ, वरना तुमको भी फंसा देंगे कोई केस में। आपने सुना कि तबरेज के घर वाले उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। उसकी मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। उसकी पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उससे धार्मिक नारे भी लगवाए जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इसकी छानबीन की तो मामला कुछ और ही निकला। तबरेज की पिटाई बिजली के खंभे से बांध कर की गई। उस दौरान लोगों ने उससे कई सवाल पूछे। भीड़ में से किसी ने उससे राम नाम के नारे लगवाए, लेकिन पत्रकारिता के उसूलों के तहत वो हिस्सा हम आपको दिखा नहीं रहे। लेकिन सियासतदानों को जब इसकी जानकारी मिली तो सड़क से संसद तक की मामला गूंज उठा। ये न्यू इंडिया की जो नई सभ्यता और कल्चर आ गया है, जिसमें इंसान इंसान का दुश्मन। मैं कई बार इस हाउस में कह चुका हूं कि जब इंसान इंसान से डरे और जंगली जानवर से न डरे तो उसका मतलब है कि कुछ नई चीज हो गई। किसी मुसलमान को देखते हैं और उससे कहते हैं कि इस तरह का स्लोगन लगाओ, इस तरह का नारा लगाओ, और फिर पीटते हैं, वीडियो निकालते हैं। 2014 से 19 तक इतने वाकयात हुए, अब फिर शुरू हो गए और ये खत्म नहीं होंगे। तो ये उसी वक्त खत्म होंगे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर
जो सरकार है बीजेपी की वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाए। पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो कि इतनी बड़ी मेजोरिटी से आए, अगर कोई बात ईमानदारी से और दिल से बोलेंगे तो जो रैंक और फाइल है उसको वो अमल करेगा। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे के तौर पे अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स देके और पीछे से कुछ और मैसेज इंटरनल दिलवाना, तो उसी की कारगुजारी और उसी का नतीजा ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं। आजादी के 28 साल बाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जुड़ा जिसने सबसे बड़े लोकतंत्र पर बदनुमा दाग लगा दिया। उस काले दाग को आपातकाल के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 44 साल बाद मोदी सरकार ने काले अध्याय को याद किया और कांग्रेस को जमकर कोसा, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मोदी के शासन को ही अघोषित इमरजेंसी करार दे दिया। कहां पर परहेज कर रहे हैं? हमने कहा बुरी थी इमरजेंसी, लेकिन जो आज के हालात हैं उन्होंने तो इमरजेंसी को अच्छा कहने के लिए मजबूर कर दिया। आज के दौर में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ज्यादा खतरनाक है। आप आपातकाल जैसे देश के लोकतंत्र के इस काले इतिहास को किसी भी रूप में किसी भी तरह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। चवालीस साल पहले का वो अतीत, जब हिंदुस्तान की तकदीर में अंधेरा झोंक दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे काला दिन। पच्चीस जून 1975, जब भारत में लगा आपातकाल। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 44 साल बाद मोदी सरकार पार्ट 2 में इमरजेंसी के उस काले दिन को याद किया गया, जब भारतीय लोकतंत्र का गला घोटा गया। आपातकाल, जब देश का लोकतंत्र गुलामी की जंजीरों में कैद हो गया। उस दौर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। एक वीडियो के जरिए उस दौर की एक तस्वीर खींची। लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है, लेकिन ये देश झुका नहीं था। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग उन काले कालखंड को बार बार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। आपातकाल के फैसले को इंदिरा गांधी का तानाशाही फैसला कहा जाता है, जब इंदिरा गांधी ने देश से ऊपर अपनी मनमानी को रखा। उस दौर में जो कुछ हुआ वो देश कभी नहीं भूल सकता, लेकिन आज के दौर में इमरजेंसी को लेकर सियासत हो रही है। आपातकाल के जरिए पीएम मोदी के कार्यकाल को घेरने की कोशिश की जा रही है। मोदी विरोधियों के लिए ये दौर भी इमरजेंसी से कम नहीं है। सबसे पहले इमरजेंसी को लेकर इस बयानबाजी में मोदी की धुर विरोधी ममता बनर्जी कूद पड़ी है। ममता को लगता है कि हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर बंगाल तक सुपर इमरजेंसी लगी हुई है। आज 1975 में घोषित आपातकाल की बरसी है। पिछले 5 साल से भारत में सुपर इमरजेंसी के हालात हैं।
हमें इतिहास से काफी कुछ सीखना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करने के लिए लड़ते रहना चाहिए। दीदी की मोदी सरकार से अदावत की अपनी वजह है। शायद इसीलिए उन्हें बंगाल में बीजेपी से तनाव इमरजेंसी लगता है। लेकिन दीदी ये भूल रही हैं कि उस इमरजेंसी में लोगों की जबान पर ताला लगा दिया गया था और नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। कम से कम इस वक्त दीदी को मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने की आजादी है। खैर, लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र के जिंदा होने का सबूत है कि कोई भी किसी का भी विरोध कर सकता है। लेकिन दीदी अकेली नहीं है जिन्हें मोदी सरकार का कार्यकाल इंदिरा के कार्यकाल में लगी इमरजेंसी लगती है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को भी यही लगता है कि आज हालात उस दौर की इमरजेंसी जैसे हैं। आजम खान ने यह भी बताया कि वो इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कम से कम मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना इमरजेंसी से कर पा रहे हैं। क्या इमरजेंसी में वो ऐसा कर पा रहे थे? वो दिन इन दिनों से ज्यादा बुरे नहीं थे। बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे। उस वक्त शक्ल देखकर, धर्म पूछकर बेगुनाहों की जान नहीं ली जाती थी। वहां एक भीड़, न तो खुद में पुलिस होती थी, न थाना होती थी, न अदालत होती थी, न फैसला होती थी। बहरहाल बहुत बुरे दिन थे, लेकिन ये दिन तो इतने बुरे हैं कि इसकी कल्पना से भी बहुत दिल डरता है। आज के दौर में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ज्यादा खतरनाक है। लोकतंत्र के काले अध्याय को बीते 44 साल हो चुके हैं। देश हर साल आपातकाल के उस दौर को याद तो करता है, लेकिन उसके न दोहराने की दुआ भी मांगता है, क्योंकि इमरजेंसी का वो वक्त इतना कठोर था जिसमें हिंदुस्तान घुट रहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास के उस कठोर काल का जिक्र करते हुए ट्विटर पर लिखा, 1975 में आज ही के दिन मात्र अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। देशवासियों से उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर ताले लगा दिए गए। लाखों राष्ट्रभक्तों ने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अनेकों यातनाएं सही। मैं उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं। एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता इमरजेंसी के उस काले अतीत के खिलाफ लड़ने वाले लोकतंत्र के नायकों को नमन कर रहे हैं। आज का काला अध्याय हमेशा याद किया जाएगा और मैं कह सकती हूँ कि उस समय जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या हुई थी, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चली थी, मारा गया था, जेल में डाला गया था, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। इमरजेंसी में 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था। जैसे वो उस समय कहते थे ना दलील या ना और कुछ ऐसे कहते थे, और कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ये परिस्थिति है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल देश को सही संदेश दिया है कि एक ऐसा खतरा है जिसमें संवैधानिक देश के अंदर कभी भी संवैधानिक मान्यताओं का हनन अगर भारत जैसे देश ने देखा है तो वो इमरजेंसी के दौरान देखा है। और जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग कल अधीर जी ने किया, उसी से स्पष्ट होता है कि किस तरीके से कांग्रेस एक चापलूसों की पार्टी बनकर रह गई थी। वहीं सरकार विरोधी एनडीए सरकार के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल करार दे रहे हैं। इस बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने इमरजेंसी के उस काले इतिहास को अपनी नजरों से देखा है। आपको सुनवाते हैं आखिर वो इमरजेंसी पर क्या कहते हैं। हिंदुस्तान की तारीफ में इंदिरा को अगर इंडिया इज इंदिरा के तमगे से नवाजा गया तो उन्हें इमरजेंसी के उस अंधेरे काल के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन उस दौर को गुजरे 44 साल हो चुके हैं। अब एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। ऐसे में उस सरकार के कार्यकाल को इमरजेंसी से तुलना करना कितना जायज है ये तो पता नहीं। लेकिन जनता की चुनी हुई सरकार पर निरंकुशता और तानाशाही के आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जाएं कि विरोधी दलों की आवाज जनता ने अनसुनी कर दी। सीधी और सपाट बात यह है कि क्या इस तरह के आरोप लगाने की आजादी इमरजेंसी में थी? क्या इस तरह चीख चिल्लाकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने की आजादी आपातकाल में थी? क्या संसद के गलियारे में खड़े होकर आज के हालात को आपातकाल जैसा बताने की आजादी इमरजेंसी में थी? अगर नहीं तो आज के वक्त को आपातकाल कहना कितना सही है? इस बारे में अघोषित इमरजेंसी चिल्लाने वालों को एक बात जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि विरोध के सुर तभी उठ पा रहे हैं जब लोकतंत्र जिंदा है। वरना इमरजेंसी में तो लोकतंत्र को कैद करके आवाज उठाने वालों को जेल में ठूस दिया गया था। इमरजेंसी का वक्त हालात कैसे थे और उसकी वजह क्या थी?
आपको पूरे विस्तार से बताते हैं उस काली रात में क्या कुछ हुआ, जिसके बाद जब सवेरा हुआ तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र इमरजेंसी की बेड़ियों में जकड़ चुका था। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी के उस पन्ने को 44 साल बाद फिर से पलटा, जब देश में इमरजेंसी नाम का एक तूफान आया था। और उस तूफान ने इंदिरा के शासन पर हमेशा के लिए एक धब्बा लगा दिया। वो तारीख थी 25 जून 1975, आपातकाल। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पच्चीस जनवरी की रात को इमरजेंसी करीब करीब अनौपचारिक तौर पर लग चुकी थी। आधी रात के वक्त इंदिरा गांधी इमरजेंसी के पहले रेडियो संदेश की तैयारी कर रही है। सुबह हुई तो ऑल इंडिया रेडियो से एक संदेश भारत की फिजा में गूंज रहा था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। अंधेरे के बाद वाली वह सुबह ऐसी थी जब देश अंधकार की ओर बढ़ रहा था। आजादी के बाद वो पहला ऐसा दिन था जब देश फिर से खुद को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा महसूस कर रहा था। संविधान की धारा 352 का इस्तेमाल कर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। देश के लोगों के मूल अधिकार तक छीन लिए गए, मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बख्शा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से डरकर देश के नायकों ने आवाज उठानी बंद कर दी थी, जिन्हें खूब प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जैसे तमाम दूसरे नेताओं को इमरजेंसी में इंदिरा की तानाशाही का शिकार होना पड़ा था। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। आपातकाल की इन दर्दनाक तस्वीरों के बीच सवाल ये मौजूद है, आखिर इंदिरा गांधी को भारत पर इमरजेंसी थोपने की जरूरत क्यों पड़ी थी? दरअसल इंदिरा गांधी ने आपातकाल का फैसला तब लिया था
जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया था और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी कुर्सी बचने की उम्मीदें खत्म हो गई थी। ऐसे में इंदिरा ने एक तानाशाही भरा फैसला लिया, जिसके बारे में काफी वक्त बाद उनके निजी सचिव रहे आर.के. धवन ने खुलासा किया था। Emergency was declared. Apparently, the man who drafted the original proclamation was Siddharth Shankar Ray. Is that correct? This is also a very strange coincidence. People do link it with this Allahabad High Court judgment, because the judgment came on the 12th of June and this emergency was declared on the 26th of June. But some other, I know for all the facts, the things in the country at that time from 1974 onwards are very bad. 1974 onwards are very bad. There was, say, Fernandez giving a call, railway strike, come and say Jayaprakash Nayan stepping in. There was two Morarji Desai going on, threatening to go on fast. दरअसल इमरजेंसी के पीछे दो बड़ी वजह बताई जाती है। पहली वजह तो साफ थी कि इंदिरा हर कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती थी, जिसे जयप्रकाश नारायण जैसे जमीनी नेता से चुनौती मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण से कानूनी लड़ाई में शिकस्त मिल चुकी थी, जिसकी शुरुआत 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी, जिसमें कांग्रेस की 353 सीटों पर जीत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राजनारायण को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, मगर राजनारायण ने इंदिरा पर चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाया और उनकी जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। 12 जून 1975 को हाईकोर्ट ने आरोपों को सही ठहराते हुए इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। 11 दिन बाद 23 जून को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें फैसला आने तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को कह दिया गया, मगर बतौर सांसद उनके अधिकार और सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन ने बताया था, इमरजेंसी की प्लानिंग पहले से की जा रही थी। इतना ही नहीं, फरवरी 1975 में ही सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाए जाने को लेकर लेटर भी लिखा था। देश में पहले से ही कोई बड़ा एक्शन लिए जाने की योजना बनाई जा रही थी। Now saying that they sent this note in February 75. In the February 75, So February 75, a section of Mrs. Gandhi's advisors were already planning some kind of. They were all planning some kind of a drastic action, which could even result in arresting certain people. When the judgment came, naturally these people were the people to say that something should be done. And Mr. Siddharth Shankar Ray and Mr. this Bansi Lal, they were this vocal persons that something drastic should be done. And Siddharth Shankar Ray was very vocal, saying that we have been clamoring for it for some time, and you have been dithering, not taking any action, but now. अब सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी की प्लानिंग पहले से क्यों कर रही थी? क्या उन्हें अपने केस हार जाने का पहले से ही डर था? क्या वाकई रायबरेली के चुनाव में धांधली की गई थी, या वजह जयप्रकाश नारायण का लगातार 44 साल पहले देश में लगे आपातकाल पर मोदी सरकार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए हमलावर होती रहती है, लेकिन इस बीच विरोधी भी मोदी सरकार के कार्यकाल को अघोषित इमरजेंसी करार देते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हालात ऐसे हैं, या फिर सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में जुट जाते हैं। बंगाल में आए दिन हिंसा हो रही है। सियासत के लिए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इस पर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर ममता को मोदी राज में सुपर इमरजेंसी दिखती है, तो खुद ममता को भी इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या उन्होंने जो बंगाल में किया वो सही था। योगी शाह के हेलीकॉप्टर को बंगाल में उतरने नहीं दिया, खुद का मीम बनाने वाली लड़की को गिरफ्तार करा दिया, सीबीआई टीम को कोलकाता में कैद करवा दिया, बंगाल में हर हिंसा का इल्जाम बीजेपी पर लगा दिया। बंगाल में इतना कुछ हो गया और दीदी को सुपर इमरजेंसी देश में लगती दिखती है। खैर, ममता का तानाशाही रवैया किसी से छुपा नहीं, फिर भी मोदी पर हमलावर होती हैं। तो ये भी याद रखना चाहिए कि यही लोकतंत्र उन्हें इस तरह बोलने की आजादी देता है। तो फिर आपातकाल कहाँ? अब देखिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकतंत्र की आजादी के नाम पर कितना कुछ देश के प्रधानमंत्री को बोल जाते हैं। पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन जनता के दिन आएंगे। अब एक नया नारा चला है, सुनो, चौकीदार
चौकीदार। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद राहुल लगातार चुनाव के दौरान मोदी पर हमलावर रहे। अब देखिए, योग दिवस पर राहुल गांधी ने सेना के योग को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें एक इमेज पर न्यू इंडिया लिखा। अब राहुल ऐसा करेंगे तो उनके नेता कैसे पीछे रहेंगे। फिर भी कांग्रेस को लगता है देश में इंदिरा वाली इमरजेंसी से खराब हालात थे। इतना ही नहीं, मोदी विरोधी दलों में शामिल दूसरे नेताओं को भी इमरजेंसी जैसे हालात दिखते हैं। वो आजम खान, जो जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, वो भी आज इमरजेंसी जैसे हालात की दुहाई दे रहे हैं। जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया, उसके शरीर से आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इन खाकी रंग का है। वो दिन इन दिनों से ज्यादा बुरे नहीं थे, बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे। उस वक्त शक्ल देखकर, धर्म पूछकर बेगुनाहों की जान नहीं ली जाती थी। वहां एक भीड़, न तो खुद में पुलिस होती थी, न थाना होती थी, न अदालत होती थी, न फैसला होती थी। बहरहाल बहुत बुरे दिन थे, लेकिन ये दिन तो इतने बुरे हैं कि इसकी कल्पना से भी बहुत दिल डरता है।